हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग ALP 2024 से जुड़े प्रश्नों को करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। ठीक है, ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा इसी टाइप के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग आज बायोलॉजी सेक्शन कंप्लीट करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिए और हो सके तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। ठीक है, इसी टाइप के और भी वीडियो के लिए आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, आइकेन का एल्गल सहयोगी कहलाता है। देखिए, आइकेन जो होता है इसका एल्गल सहयोगी की बात हो रही है तो ये होता है फाइकोबायट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, टेरिडोफाइटस कहे जाते हैं। तो टेरिडोफाइटस किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं फर्न्स को। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे कुछ व्याख्या दिया गया है। टेरिडोफाइटस शब्द हेकेल द्वारा प्रस्तावित किया गया था। पहले कौन यूज किया था? टेरिडोफाइटस वर्ड का हेकेल। ठीक है, टेरिडोफाइटस इस समूह में पौधों में अच्छी तरह से विकसित मूल, तने और पत्ते होते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है इस टाइप के पौधों में? मूल होगा यानी कि जड़ होगा, तना होगा और पत्ता होगा। ठीक है, भोजन और पानी के संचालन के लिए वे अलग अलग उत्तक होते हैं, लेकिन वे फूल और फल पैदा नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? फूल और फल पैदा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछता है कि कौन सा ग्रुप है ऐसा जिसमें फूल और पत्ते नहीं होते हैं पौधों में? तो ये होता है टेरिडोफाइटस ग्रुप। ठीक है, और इसमें कौन कौन सा आता है? फर्न्स आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, जिम्नोस्पर्म किसके द्वारा अभिलक्षणित होते हैं? ठीक है, देखिए अभिलक्षणित का मतलब होता है पहचाने जाते हैं। तो जिम्नोस्पर्म पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है, इनके बीज जो होते हैं वो नग्न होते हैं। ठीक है, बाहर से नजर आते हैं, बीज ढके हुए नहीं होते हैं। ठीक है, अनावृत बीजी या विवृत बीजी जिम्नोस्पर्म अर्थात नग्न बीजी ऐसे पौधे वृक्षों को कहा जाता है जिनके बीज फूलों में और फलों में बंद होने के बजाय छोटी टहनियों या शंकुओं में खुली अवस्था में होते हैं। ठीक है, जैसे ज़्यादातर पेड़ पौधे के जो बीज होते हैं उनके फूल में होते हैं या फल में होते हैं, पर इसके बीज जो हैं ना ही फूल में होंगे ना ही फल में होंगे, इसके बजाय टहनी में लगते हैं। ठीक है, और शंकुओं में होते हैं और खुली अवस्था में होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, न्यूमेटिक अस्थियाँ किस में पाई जाती है? तो याद रखिएगा न्यूमेटिक अस्थियाँ जो होती है ये पाई जाती है मोर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, बंदर को निम्नलिखित में से किस संघ में रखा गया है? तो याद रखिएगा जो बंदर होते हैं उनको मैमल्स कहते हैं। ठीक है, मैमल्स कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, ह्यूमन भी इसी कैटेगरी में आता है। मैमल्स वैसे ग्रुप को कहा गया है जो कि दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं बच्चों के लिए और बच्चे देते हैं। ठीक है, अंडे नहीं देते हैं। क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। ठीक है, इनको मैमल्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कपास मांस के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो याद रखिए कपास मांस के नाम से जाना जाता है एस्फेगमन को जाना जाता है कपास मांस के नाम से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित वर्गों में से किस में जंतुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? देखिए बात हो रही जंतुओं की संख्या सबसे अधिक की बात हो रही है और किस वर्ग की बात हो रही है? देखिए आपको पता होगा जानवरों को कुछ वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, अलग अलग वर्ग में बांटा गया है। तो किस वर्ग में सबसे अधिक जानवर है? तो यह है इंसेक्टा में। ठीक है, जिसको कहते हैं कीट वर्ग। कीट वर्ग या फिर इंसेक्टा जो है इसमें सबसे अधिक मात्रा में जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, और लगभग इसमें 1 मिलियन जानवर होते हैं। ठीक है, 1 मिलियन के लगभग जंतु होते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, अंडे देने वाले स्तनधारी निम्न में से कौन है? देखिए अंडे देने वाले स्तनधारी की बात हो रही है तो यह है प्लेटिपस। प्लेटिपस जो होते हैं अंडे देते हैं और स्तनधारी भी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक एमिफीबियन जंतु है? एमिफीबियन की बात हो रही है तो एमिफीबियन जो है दिए गए ऑप्शनों में से ये मेढक है। मेढक एमिफीबियन इसको कहते हैं जो कि पानी पे भी रह सकते हैं, जो जल में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं। ठीक है, उनको एमिफीबियन कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इसमें एमिफीबियन जो है मेढक है। ठीक है, बगुला जो है सिर्फ और सिर्फ हवा में या फिर ज़मीन पे रह सकता है, पानी में नहीं रह सकता है। मछली सिर्फ पानी में रह सकती है और घोड़ा सिर्फ ज़मीन पे रह सकता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मेढक ही एक ऐसा है जो कि दोनों में रह सकता है। ठीक है, इसलिए मेढक सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एमिफीबियन वनस्पति है? यहाँ वनस्पति की बात हो रही है, वनस्पति के साथ भी सेम कंडीशन लागू होता है। तो यहाँ पे एमिफीबियन
वनस्पति में रिक्सिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, विटामिन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? देखिए, विटामिन शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किया गया था, सर्वप्रथम की बात हो रही है, सर्वप्रथम किया गया था फंक के द्वारा। ठीक है, इसको फंक कहते हैं, फुंक नहीं कहते, फंक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? नहीं की बात हो रही है, इसका सही जवाब होगा विटामिन बी। ठीक है, याद रखिएगा, 4 वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई और के। ये विटामिन जो है वसा में घुलनशील है। यह विटामिन आहार वसा में उपस्थिति में शरीर में द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाते हैं और पानी में घुलनशील विटामिन शरीर में जमा नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये, ए, डी, ई के जो है वसा में घुलनशील है, बाकी सब के सब वसा में अघुलनशील होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, दूध में उपस्थित शर्करा है, दूध में कौन सा शर्करा उपस्थित होता है? तो ये होता है लैक्टोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल है, पेलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है? तो पेलेग्रा जो है ये नियासिन की कमी से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल है, हाथी पाँव बीमारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? हाथी पाँव, इसे हम लोग आम भाषा में फाइलेरिया भी कहते हैं। ठीक है, फाइलेरिया किसकी कमी के द्वारा जनित होता है? तो फाइलेरिया नाम की जो बीमारी है ये हेलीमंथ नाम के जीवाणु के द्वारा होती है। ठीक है, अगला सवाल है, पोलियो के वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो पोलियो का जो वैक्सीन है ये खोजा गया था डॉक्टर साल्क के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने मलेरिया के रोगाणु को खोजा था? याद रखिएगा, मलेरिया किसकी वजह से होता है? तो ये एक मच्छर होती है जिसका नाम होता है एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा होती है मलेरिया। ठीक है, तो इसको खोजा किसने था? ठीक है, ये एक प्रोटोजोआ जनित बीमारी है, इसे खोजा था फंक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, कभी कभी पूछता है मलेरिया किस टाइप के जीवाणु से होता है? तो ये एक प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। ध्यान देना आपको, यहाँ पे याद रखना आपको, प्रोटोजोआ। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित यौन संचारित रोग है? तो जीवाणु जनित यौन संचारित रोग की बात हो रही है, तो यह है सिफिलिस। सिफिलिस जो है जीवाणु जनित यौन संचारित रोग है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, मलेरिया फैलाने का वाहक कौन सा है? कौन है? तो मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। अभी बताया गया आपको, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल है, जन्मजात रोग का उदाहरण है, वैसा रोग जन्म से होता है लोगों को, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रंजकहीनता। इसको हम लोग बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्न में से मानसिक रोग का उदाहरण है? तो मानसिक रोग के उदाहरण की बात हो रही है, तो निम्न में से मानसिक रोग का उदाहरण कौन है? तो यह है साइजोफ्रेनिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल है, बीमारी उत्पन्न करने वाले जैव कारक कहलाते हैं? तो बीमारी उत्पन्न करने वाले जैव कारक क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं रोग कारक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला सवाल है, बीसीजी में बी का अर्थ क्या है? ठीक है, तो बीसीजी में बी का अर्थ होता है बैसिलस। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ आपके लिए दे रखा है, जन्म लेने वाले सभी शिशुओं को जन्म लेने के 24 घंटे के भीतर बीसीजी, पोलियो और हेपेटाइटिस बी का टीका लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे बीसीजी का टीका किस लिए लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है टीबी से बचने के लिए। ठीक है, पोलियो खुराक पोलियो से बचने के लिए और हेपेटाइटिस बी का खुराक हेपेटाइटिस बी से बचने के लिए। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचने के लिए लगाया जाता है? तो याद रखना है किससे बचने के लिए लगाया जाता है? टीबी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, जीन की इकाई है, तो जीन का इकाई क्या होता है? तो जीन का इकाई होता है कोशिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, अगला प्रश्न है,
अनुवांशिकी की इकाई क्या है? देखिए, अनुवांशिकी जिसे हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स, इसका जो मूलभूत इकाई होता है ये होता है जीन। ठीक है, याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, उपस्थित निम्न में से किस में नहीं पाई जाती है? याद रखिएगा, नहीं पाई जाती है तो ये देखिए कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है याद रखिएगा, नाक में पाया जाता है, कान में पाया जाता है और कंठ में पाया जाता है, वृक्क में नहीं पाया जाता। ठीक है, इसको ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल है, कौन सा उत्तक ग्रंथि का निर्माण करता है? तो कौन सा उत्तक है जो ग्रंथि का निर्माण करेगा? तो यह है उपकला उत्तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें एक परत होती है? एक परत की बात हो रही है तो ये होती है रसधानी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, डीएनए पाया जाता है तो डीएनए किस में पाया जाता है? तो डीएनए हरित लवक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला सवाल है आज का, रंग के आधार पर लवण कितने प्रकार के होते हैं? तो केंद्र रंग के आधार पर बात हो रही है लवक की, तो ये होते हैं कुल 3 प्रकार के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। हम लोगों ने लगभग 30 प्रश्न किया है। ठीक है, कुल कितना प्रश्न किया हम लोगों ने? 30 प्रश्न को। ये प्रश्न जो है रेलवे एएलपी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। मिलते हैं इस वीडियो में, तो देख लीजिए जय हिंद, जय भारत, में ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।